बच्चों, कैसे हैं आप? मैं अजय सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारी आज की इस हिंदी माध्यम की कक्षा में। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या किया था? लास्ट लेक्चर के हमने डिस्कशन किया था हमारे विलाइस के बारे में, यानी कि हमने बात करी थी स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। वहीं पे बात चल रही थी हमारी छोटी आंत के बारे में। ठीक है, तो छोटी आंत में हमने काफी कुछ समझ लिया था। हम बात कर रहे थे विलाई के बारे में। भाई, विलाई क्या है? तो छोटी आंत के अंदर जो विलाई उपस्थित है, विलाई में क्या होते हैं कि छोटे छोटे सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोविलाई बोलते हैं। ये माइक्रोविलाई क्या करते हैं? ये माइक्रोविलाई क्या हेल्प कर रहे थे हमारी? माइक्रोविलाई हेल्प करते हैं सरफेस एरिया को बढ़ाने में। ठीक है, विलाई भी कर रहा है, लेकिन जो माइक्रोविलाई है ये क्या कर रहे हैं कि सरफेस एरिया को बढ़ा रहे हैं। जब ये सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं तो वहां पर जो अवशोषण का भाग है वो अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाता है। जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा तो क्या होगा? अवशोषण का एरिया भी बढ़ेगा। ठीक, तो यहां पर क्या होगा? जब सरफेस एरिया बढ़ रहा है तो अवशोषण भी वहां पर अत्यधिक होगा। तो इसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको क्या कर लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या नोट डाउन करेंगे? हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? छोटी आंत या छोटी आंत भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहां पे हम बात कर रहे थे किसकी? विलाइस की। तो हम यह कहते हैं कि विलाई क्या करते हैं? विलाई हमारे सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। किसके लिए? अवशोषण के लिए। अवशोषण के लिए। ठीक है, अब होता क्या है? जो ये विलाई है इन्हीं के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जिनको हम क्या कहते हैं? सूक्ष्मांकुर के नाम से जानते हैं। ठीक है ना? तो विलाई के भाग पर इसमें हमें सूक्ष्मांकुर मिलते हैं। यह भी अवशोषण सतह को बढ़ाते हैं। क्या कर रहे हैं? ये भी अवशोषण सतह को बढ़ा रहे हैं। ठीक है ना? और हम क्या कह सकते हैं? देखिए, विलाई इसी के साथ दो जो विलाई होती हैं, दो विलाई के मध्य में जो भाग स्थित होता है उसे क्रिप्स ऑफ लीबर कुहन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिप्स ऑफ लीबर कुहन भी कहते हैं, या इसको हम क्या बोलते हैं? इंटेस्टाइनल ग्लैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स के नाम से भी जानते हैं। के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब देखिए अगले पॉइंट की हम चर्चा करें तो यह जो ग्लैंड्स हैं, यह एक प्रकार का स्त्रावण करते हैं। एक प्रकार का स्त्रावण करते हैं
जिसे हम आंत्रीय रस या सक्कस एंटेरिकस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम? सक्कस एंटेरिकस। सक्कस एंटेरिकस भी कहते हैं। अब वो किस तरह होता है अभी हम समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, जो ग्लैंड प्रेजेंटी क्या कर रहे हैं, सक्कस एंटेरिकस का भी क्या कर रहे हैं, स्त्रावण कर रहे हैं। साथ ही साथ इसमें विलाई में क्या होती है, लिम्फ कैपिलरी होती हैं। लिम्फ कैपिलरी उपस्थित होती हैं। ठीक है, तो विलय में हमें क्या देखने को मिल रही है, यहां विलय में हमें लिम्फ कैपिलरी देखने को मिल रही है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम लैक्टियल कहते हैं, जिसे हम लैक्टियल कहते हैं। क्लियर? चलिए अगले पॉइंट की हम चर्चा करें तो यहां पे हमें सक्कस एंटेरिकस देखने को मिल रहा है, इसमें विलय में लिम्फ कैपिलरी उपस्थिति, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, लैक्टियल कह रहे हैं। ठीक है, तो इसी में हमें सब म्यूकोसा में पियर्स पैचेस देखने को मिलते हैं। किसमें? जो ड्यूडेनम की सब म्यूकोसा होती है ना, उसी के अंदर हमको क्या देखने को मिलते हैं, ये पियर पैचेस जो है हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, किसमें? हम यहां लिख सकते हैं कि ड्यूडेनम की सब म्यूकोसा में। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए अब देखिए होता किस तरह से है, इस चीज को हम समझ लेते हैं। ठीक है ना, एक डायग्राम की हेल्प से इसको हम समझ लेते हैं। पहले कुछ पॉइंट्स और हम और नोट कर लेते हैं इसके अंदर, रुखिए डायग्राम से पहले, कि जो ड्यूडेनम की सब म्यूकोसा में मिलता है, हमको देखने को मिलता है। ठीक है ना, इसे हम किस नाम से जानते हैं, और यह एक लिम्फोइड टिश्यू है। क्या है? यह एक लिम्फोइड टिश्यू है। ठीक है, कैसा है ये? यह एक लिम्फोइड टिश्यू है जो कि लिम्फोसाइट्स का निर्माण करता है। क्या कर रहा है ये? लिम्फोसाइट्स का निर्माण कर रहा है। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें क्या होता है कि सबसे पहले ये हमने बनाई कुछ इस तरह से, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या उपस्थित है, यहां पर ये जो भाग हम बना रहे हैं ये होता है, इस भाग को हम बोलते हैं लैक्टियल। ये कुछ इस तरह से ये होती है। ठीक है,
ठीक है, चलिए अब देखिए ये जो भाग है, ये जो हमारा भाग है, इसे हम क्या बोलेंगे? ये है हमारी विलाई। ठीक है, ये वाला भाग क्या है? विलाई है। और विलाई के मध्य में जो आपको दिखाई दे रहा है, ये मध्य का जो भाग है, इसको हम क्या बोलेंगे? क्रिप्स ऑफ लिबुर-कोहन की दरारें। तो ये क्या है? इस तरह का जो पार्ट है, ये क्या दिखाई दे रहा है? ये है हमारी क्रिप्स ऑफ लिबुर-कोहन। ठीक है, इनको हम क्या बोल रहे हैं? दरारें बोल रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये जो आपको स्पेस दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये क्या है? ये दीवारें हैं दोनों तरफ, इस तरह से ये। ठीक है, और इसी पे क्या प्रेजेंट है? हमने बात करते सूक्ष्मांकुरों की, सूक्ष्मांकुर उपस्थित हैं। तो यहाँ पे क्या है? ये कुछ इस तरह से, ये माइक्रोविलाई। कैसे ही है? एकदम ब्रश बॉर्डर। याद कीजिए जब हमने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन जंतु तक हमने पढ़ा था, तो उसमें हमने बात करी थी कि कैसे उपस्थित होती हैं ये ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम है। इस तरह से क्या होते हैं ये, इस पे पूरी जगह पर माइक्रोविलाई उपस्थित होते हैं। ठीक है, सूक्ष्मांकुर देखने को मिल रहे हैं। ये सूक्ष्मांकुर क्या कर रहे हैं? ये सूक्ष्मांकुर इसके एब्सॉर्प्टिव एरिया को, यानी कि अवशोषण की सतह को क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। हमने चर्चा करी थी। उसके बाद जो दो विलाई के बीच का मध्य भाग है, ये क्या है? ये एक विलाई है हमारी, ठीक है ना, और ये भी विलाई है। तो इस विलाई के बीच का जो मध्य भाग है, इसको हमने क्या बोला? क्रिप्स ऑफ लिबुर-कोहन की दरारें हमने बोला, यानी कि लिबुर-कोहन की दरारें जिसे हम कहते हैं, वो हमने बोला। ठीक है, इसके बाद क्या करी? इसके अंदर क्या होता है कि जो आपकी जो विलाई है, इसमें लिम्फ कैपिलरी उपस्थित है। ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये चीज, ये क्या है? ये इसकी लिम्फ कैपिलरी है। ये देखिए, ये पूरी इसकी लिम्फ कैपिलरी है। ठीक है, इसमें भी इस तरह से ये जो लिम्फ कैपिलरी है, इसको हम क्या बोलते हैं? लैक्टियल बोलते हैं। क्या कहते हैं बच्चों इसे? हम लैक्टियल के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये क्या है? लिम्फ कैपिलरी है। ये देखिए, मैं इसको येलो से कर देता हूं ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से ये दिख जाए। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे लैक्टियल। हम इसे यहां नोट डाउन करते हैं, इसको हम बोलेंगे लैक्टियल पार्ट। ठीक है, फिर अब जो सबम्यूकोसा है, इसके पियर पैचेस देखने को मिलते हैं। तो हम ड्यूडेनम की बात इसमें बाद में करेंगे। इसमें क्या होता है कि कुछ नीचे की तरफ हम कहते हैं कि कुछ इस तरह से आधार भाग है। ठीक है, ये कुछ इस तरह से। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या होता है? इस जगह पे यहां पर हमें कुछ इस तरह से क्या देखने को मिलता है? इसको हम बोलते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड। क्या बोलते हैं इसको हम? ब्रूनर्स ग्लैंड। ठीक है, यहां नीचे की तरफ क्या होता है? ब्रूनर्स ग्लैंड उपस्थित होता है। ठीक है, चलिए बच्चों, तो यहाँ पे क्या किया हमने? इस डायग्राम को समझा। यहाँ पे विलाई है, विलाई के मध्य को भाग को हमने क्रिप्स ऑफ लिबुर-कोहन कहा। ठीक है, और इसके अंदर जो ये आपको लिम्फ कैपिलरी नजर आ रही है, इनको हमने क्या कहा? इनको हमने लैक्टियल कहा। ठीक, और ये क्या कर रहे हैं? ये कंप्लीटली क्या कर रहे हैं कि सरफेस एरिया को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जितना भी जो अवशोषण होता है, मैक्सिमम जो एब्सॉर्प्शन होता है, वो किसके अंदर होता है? अत्यधिक मात्रा में वो होता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि छोटी आंत के भीतर ही होता है। उसके बाद ये अवशोषण किसमें आगे बढ़ता है? आगे जो हमारी बड़ी आंत होती है, उसके अंदर क्या होता है? वाटर का एब्सॉर्प्शन, यानी कि जल का शोषण सबसे अत्यधिक मात्रा के अंदर होता है। तो जो मेन काम है, मुख्य कार्य है, वो किसमें हो रहा है? हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हो रहा है। ठीक है, चलिए आप इसको यहां तक नोट डाउन कीजिए। फिर आगे हम बात करते हैं इसके और पार्ट्स के, जैसे ड्यूडेनम की, फिर हम जेजुनम की और इलियम की। ठीक है, आप नोट डाउन कीजिए। ठीक है बच्चों, आपने यहाँ पे देख लिया। अब हम आगे किसकी चर्चा करते हैं? हम बात कर लेते हैं इसकी कुछ और पार्ट्स की। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ किसकी बात करेंगे? हम यहाँ पर चर्चा कर लेंगे हमारे ड्यूडेनम की, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? ग्रहणी। ठीक है,
ड्यूडेनम में क्या है, यह सबसे छोटा भाग है जो कि हम कह सकते हैं कि बाइल को रिसीव करता है, बाइल को ग्रहण करता है। ठीक, दूसरी चीज, यहां पर यह लीवर तथा अग्नाशय की ओर से आकर मिलता है, आकर मिलता है, या हम कहते हैं कि डक्ट होती है एक, डक्ट फ्रॉम पेनक्रियास। ठीक है, डक्ट आती है कहां से, पेनक्रियास से, जो ड्यूडेनम में आके खुलती है, जिसमें क्या होता है, यहाँ पे क्या कर रहा है, बाइल का ग्रहण भी कर रहा है। ठीक, इसकी आकृति की हम बात करें तो ड्यूडेनम कैसा होता है, बहुत सी जगह आपको ये यू शेप भी दिखाई देगा, लेकिन एक्चुअल में दिखाई दे तो इसका शेप कैसा होता है, इसका सी शेप होता है। क्यों, किस तरह से, देखिए ये क्या है, ये हमारी ईसोफेगस है, ठीक है ना, फिर क्या है, ये आपका स्टमक है, इस तरह से। ठीक है, फिर क्या है आपकी ये जो इस शेप के अंदर ये आपकी होती है, ठीक है ना। तो ये शेप जो होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको यू शेप भी बोल देते हैं और सी शेप भी बोल देते हैं। तो इससे हम क्या बोलेंगे, यह सी शेप या संरचना जिसे हम कहते हैं कि होती है, इसे यू शेप भी, इसे यू शेप भी कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम कह सकते हैं कि इसमें ये यू शेप और सी शेप, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है कि जो ब्रूनर ग्लैंड है, ब्रूनर ग्रंथि म्यूकस का क्या करती है, ब्रूनर ग्रंथि जो ये ब्रूनस ग्लैंड है ये क्या कर रही है, किसका सिक्रेशन कर रही है, म्यूकस का स्रावण करती है, म्यूकस का स्रावण करती हैं। दूसरी चीज, यहां अवशोषण, यहां पर अवशोषण मुख्यतः होता है, मुख्यतः होता है। तो देखिए ये जो जगह होती है ना, ड्यूडेनम वाला जो पार्ट है हमारा, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्रहणी बोलते हैं, इसी पार्ट में क्या होता है, सबसे ज्यादा जो है वो मुख्य भाग होता है ये अवशोषण का। ठीक, और यहीं पे क्या होता है कि कैसी संरचना होती है इसकी, सी शेप संरचना होती है, शॉर्ट टाइप का होता है, छोटे भाग का होता है, लेकिन यहाँ पे बाइल को क्या करता है, बाइल को रिसीव करता है, ये बाइल को ग्रहण करता है। ठीक है, और लीवर तथा पगनाशय यानी कि लीवर और पैंक्रियास से जो है एक डक्ट है, वो पैंक्रियास से आकर इसमें ज्वाइन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने किसके बारे में पढ़ लिया, ड्यूडेनम के बारे में पढ़ लिया। अब हम इसके अगली किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे हमारे जेजुनम वाले पार्ट की। ठीक है, तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा बच्चों, मैं इस डायग्राम को रब नहीं कर रहा हूं, मैं ये वाला पार्ट रब कर रहा हूं। तो इसमें हम अगली बात करेंगे हमारे जेजुनम वाले भाग की। ठीक है, चलिए तो देखिए हम यहां से देख लेते हैं।
जेजुनम, ठीक है, जिससे हम क्या बोलते हैं, मध्यांत्र के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये कितनी लंबी होती है, यह लगभग 1 to 1.5 मीटर लंबी होती है। इसमें भी क्या होता है, अवशोषण होता है, पर कम मात्रा में, ठीक है। जेजुनम पार्ट जिसे हम क्या बोलते हैं, मध्यांत्र बोलते हैं, ठीक। इसी के बाद हम किसकी बात करें, इसके बाद अगर हम बात कर लें हमारे इलियम की, इलियम का भाग होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम शुद्धांत्र के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चों, इसे हम जानते हैं शुद्धांत्र के नाम से, शुद्धांत्र, ठीक है। आई बात समझ में, चलिए। यह छोटी आंत का अंतिम भाग होता है, ठीक है। इलियम क्या है, यहां पर छोटी आंत का अंतिम भाग है, ठीक। और यह भाग सीकम में जाकर खुलता है, ठीक है। अब देखिए, छोटी आंत की जो नीचे का भाग है क्या है, हमारी बड़ी आंत है, और बड़ी आंत के भी 3 भाग हैं, सीकम, कोलोन और रेक्टम, ठीक है ना। तो ये वाला जो भाग है वो कहाँ खुल रहा है, जो अंतिम छोर यानी कि इलियम वाला भाग कहाँ खुलता है, सीकम में जाकर खुलता है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी एक वाल्व प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलियोसिकल वाल्व। ये कहाँ जाकर खुलता है, में जाकर खुलता है, वह भाग है, वह भाग इलियो सिकल वाल्व, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इलियोसिकल वाल्व, ठीक है ना, ठीक है। ये तो हमारा क्या हो गया, इलियोसिकल वाल्व में यह भाग जो सीकम में जाकर खुलता हुआ भाग इलियोसिकल वाल्व कहलाता है। आई बात समझ में, चलिए। अब जो जेजुनम और इलियम के जो भाग होता है, यहां पर क्या बोलती है, पीनट्स जो है सेल्स पाई जाती हैं, या पीनट ग्लैंड्स, हम पीनट सेल्स पाई जाती हैं। हम ये कह सकते हैं कि इसमें, हम यहां लिख सकते हैं कि इसमें जेजुनम तथा इलियम वाले भाग में पीनट सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए, यहां पर आपने देख लिया जेजुनम के और इलियम के बारे में। चलिए, जिसको आप नोट डाउन कीजिए, फिर आगे हम इसकी और चर्चा करते हैं, ठीक है बच्चों। आपने पॉइंट्स देख लिए। इसमें हमने बात करी, इसमें जो जेजुनम है तथा इलियम वाले भाग में क्या होती है, पीनट सेल्स पाई जाती हैं। यह पीनट सेल्स, यह कोशिकाएं हम कह सकते हैं एंटीबैक्टीरियल, एंटी बैक्टीरियल तथा फेगोसाइटिक नेचर की होती हैं। फेगोसाइटिक कोशिकाएं होती हैं।
क्या बोला था जो हमने, फेगोसाइटिक यानी कि भक्षाणु प्रवृत्ति की, जो क्या करती है, प्रोटेक्ट कर रही हैं पीनल सेल्स, एंटी माइक्रोबियल एक्शन को दिखा रही हैं, सॉरी एंटी बैक्टीरियल एक्शन को दिखा रही हैं, एंटी माइक्रोबियल नहीं, एंटी बैक्टीरियल तथा फेगोसाइटिक नेचर की ये कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, चलिए, तो इसमें हमने कंप्लीट स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में चर्चा कर ली। ठीक है, अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम चर्चा करेंगे हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। ठीक है बच्चों, तो आपने नोट डाउन कर ही लिया होगा कंप्लीटली, आप इसको नोट डाउन कीजिए, तब तक मैं इसको रब कर लेता हूं यहाँ पे, आप इसे नोट डाउन कीजिए। ठीक है, आपने नोट डाउन कर लिया है, ठीक, मैं इसे भी रब कर सकता हूं। चलिए, ठीक है, एक बार इसे अच्छे से क्लीन कर लेते हैं, ये अच्छे से क्लीन नहीं हुआ है, हमें क्लियर विजन में दिक्कत आ सकती है। चलिए, अब हम किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। ठीक है, हम बात करेंगे यहां पर लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत के बारे में। ठीक है, अब देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों में डिफरेंस क्या है। हमने क्या कहा कि जो स्मॉल थी उसका क्या था, जो डायमीटर था, हम कह सकते हैं कि ये व्यास में क्या है, व्यास में ये बड़ी है, लेकिन हमने जो लेंथ वाली बात करी थी हमने, वो किस में थी, वो जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन थी वो ज्यादा बड़ी थी। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं कि क्या होती है, जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, यह बड़ी आंत कैसी है, व्यास में बड़ी होती है। ठीक है ना, कैसी है, व्यास में बड़ी है, तथा यह 3 भागों में विभाजित है, 3 भागों में विभक्त होती है या विभाजित होती है, 3 भागों में विभक्त होती है। ठीक है, कौन कौन से पार्ट होते हैं इसके, पहला भाग होता है इसका सीकम, ठीक है, दूसरा भाग होता है इसका सीकम और फिर कॉलोन, जिसे हम कॉलोन या कॉलोन के नाम से भी जानते हैं, सीकम कॉलोन, और तीसरा भाग होता है इसका रेक्टम। ठीक है, सीकम, कॉलोन और रेक्टम, तो ये क्या होती है, ये इस तरह से 3 भागों के अंदर विभाजित होती हैं। ठीक है, अभी हमने देखा जो सीकम वाला पार्ट है, जो सीकम वाला भाग है, वो कहाँ उपस्थित है, जो हमारा जो इलियम वाला भाग है उसके बिल्कुल अंतिम छोर से कहाँ खुलता है, इलियम का जो अंतिम छोर का भाग है वो खुल रहा है हमारे सीकम वाले पार्ट में। तो हमने इसे क्या कहा था, यहां पर हम बात कर लेते हैं कि शुद्रांत्र का, शुद्धांत्र यानी कि इलियम का अंतिम भाग जाकर सीकम में खुलता है। सीकम में खुलता है, ठीक है, यहां पर
एक संधि पाई जाती है। यहां पर क्या होती है? एक संधि उपस्थित होती है, या क्या कहते हैं? जंक्शन। जिसे हम क्या बोलते हैं? जंक्शन भी बोलते हैं। एक संधि उपस्थित होती है, इसी संधि को हम इलियो सीकल जंक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है। तथा यहां पर भी एक वाल्व उपस्थित होता है। वाल्व उपस्थित होता है, जंक्शन पर उपस्थित होता है, इनकी संधि पर, जिसको हम क्या बोलते हैं? इलियोसिकल वाल्व भी क्या बोलते हैं। जिसे हम इलियोसिकल वाल्व कहते हैं। तो यहां क्या हो रहा है कि जो इलियम से जो भाग है वो कहां जुड़ रहा है? सीकम में आकर जुड़ रहा है। ठीक है ना? और सीकम में जो जंक्शन है उसको हमने कहा इलियोसिकल जंक्शन, और जो वाल्व ओपन हो रहा है उसको हमने क्या बोला? यहाँ पे भी वाल्व उपस्थित है। ठीक है, तो ये क्या है? हमारा इलियोसिकल वाल्व है। तो अब जो भोजन है जो एब्जॉर्ब हो चुका है वो उसके बाद कहाँ आएगा? वो हमारे सीकम वाले भाग में आएगा। ठीक है, और सीकम का जो भाग है उसमें क्या होगा? कैसा उभार लिया होता है? वो एक तरफ से क्या होता है कि हम कहते हैं कि उभरा हुआ भाग होता है। जब जहां जुड़ता है तो जो सीकम का भाग है वो उभरा हुआ भाग होता है। तो हम लिख सकते हैं कि यहां पर सीकम का भाग, सीकम का भाग उभरा हुआ या फूला हुआ होता है, या फूला हुआ होता है। और जो फूला हुआ भाग होता है इसी के नीचे की तरफ आपको क्या होता है कि एक फिंगर लाइक प्रोडक्शन नजर आता है। कैसा? उंगली के समान प्रवर्ध नजर आता है। इसी प्रवर्ध को क्या बोलते हैं हम? ये जो प्रवर्ध होता है ये कहलाता है हमारा वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है ना? तो इसी में हम लिख सकते हैं कि इसी में नीचे की तरफ 2 सेंटीमीटर पर हमें एक अंगुली नुमा, हमें एक कैसा बच्चों? एक अंगुली के समान अंगुली नुमा प्रवर्ध दिखाई देता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, ठीक है। तो इसी में क्या है कि हमें वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक है बच्चों, आप इसको यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, फिर आगे हम चर्चा करते हैं। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है बच्चों, देख लिया हमने यहाँ तक। चलिए अब हम अगले पॉइंट की चर्चा करें। इसमें जो ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है ये किससे मिलकर बना होता है? यह लसिका उत्तकों से मिलकर बना होता है।
ठीक है। तथा यह बच्चों में, तो छोटे बच्चे होते हैं ना, बच्चों में लंबा, वह वयस्क में यानी कि एडल्ट में यह छोटा होता है। ठीक है। और इस वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स को क्या बोलते हैं? वेस्टिजियल भी बोलते हैं कि यह अनुपस्थित है, लेकिन ये क्या होता है? उपस्थित होता है। ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसे हम वेस्टिजियल भाग भी बोलते हैं। क्योंकि मेनली क्या होता है, जो वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स है, मतलब सीकम का जो भाग है ये वाला, यहाँ पे क्या होता है कि सेलुलोज का पाचन होता है। जो हमारे हर्बीवोर्स होते हैं, है ना, जैसे काव हो गया, रैबिट यानी कि गाय हो गया, खरगोश हो गया, तो इनके अंदर क्या होता है कि कुछ है ना, हम कहते हैं कि सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, कुछ जैसे क्लोट्रिडियम हो गया, है ना, सहजीवी जो जीवाणु होते हैं वो इनके अंदर क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं उनके में। मतलब जो हार्बीवोरस हम जंतुओं की बात करें, जैसे गाय की, खरगोश की, तो इनके अंदर क्या होता है कि कुछ इस तरह के जीवाणु जो सेलुलोज का पाचन कर सकते हैं वो इसमें उपस्थित होते हैं। तो ठीक है ना, तो उनके अंदर जो ये वाला भाग होता है वो जो वेस्टिजल नहीं होता, लेकिन मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में ये वेस्टिजल होता है। जब कभी हमारे पूर्वज रहे होंगे तो उन्होंने कभी, मान लीजिए कि जब वो पत्ते पेड़ पौधे या पत्ते का सेवन करते होंगे, तो उस समय क्या होता था कि वो डायरेक्ट सेलुलोज मिलता था, क्योंकि पत्तों में क्या होता है? सेलुलोज फॉर्म में होते हैं। तो सेलुलोज को सीधा पचाने के लिए इनको इसकी जरूरत पड़ती थी। ठीक है। लेकिन क्या हुआ, अब हम ह्यूमन आज के जमाने की हम बात करें तो हम क्या करते हैं? हम सीधा पका हुआ भोजन लेते हैं। ठीक है ना। तो हमारे क्या है कि हमारे सेलुलोज का पाचन जो है उसमें होता नहीं होता है। तो एक तरह से हमारे केस में अगर हम बात करें तो ये वेस्टिजियल पार्ट होता है। ठीक है ना। तो इसमें हम आगे हम क्या लिख सकते हैं? इसमें आगे हम ये लिख सकते हैं कि नोट डालकर, ठीक है ना, शाकाहारी जंतुओं में शाकाहारी जंतुओं में कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, ठीक है, पाए जाते हैं, जो कि सहभागिता निभाते हुए या सहभागिता या सहभागी, हम लिखते हैं सहभागी जीवों में पाए जाते हैं, जो कि सेलुलोज पाचन में सहायता करते हैं। ठीक है। क्या करते हैं? सेलुलोज पाचन में ये सहायता करते हैं, जिसे हम कहते हैं ना जुगाली करना। तो जानवर क्या करते हैं? जुगाली करते हैं। एक ही बार में तो क्या वो पाचन नहीं कर पाते हैं इसका, लेकिन क्या होता है कि वो बार बार क्या करते हैं, जैसे ही वो खाते हैं पेड़ पत्ती पौधों को उन्होंने खाया, तो उन्होंने उसको चबाया, फिर उसके बाद उनको अंदर बॉडी के अंदर लिया, मतलब उनकी आंत में लिया उन्होंने, फिर उसके बाद से क्या होता है, वो फिर से वापस से उनके मुख में आता है, यानी कि माउथ वाले रीजन में आ जाता है। ठीक है। फिर वो क्या करते हैं? फिर उसको जुगाली करते हैं, मतलब चबाते हैं, और फिर से वापस उसको निगलते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? जुगाली करना। क्योंकि क्या करते हैं, बार बार जो जानवर देखा ना आपने, बैठा बैठा एक एक दो घंटे तक अपने मुंह को चलाते रहते हैं। आपने गाय भैंस को भी देखा होगा, तो वो यही होता है। क्या करते हैं? वो मेनली सेलुलोज का पाचन करते हैं, क्योंकि सेलुलोज को पचाना बहुत ही, हम कहते हैं कि एक तरह से डिफिकल्ट होता है, या बहुत ही अत्यधिक उन्हें इसमें दिक्कत आती है, मतलब जानवरों में। ठीक है। मनुष्य में तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वेस्टिजियल रीजन है। तो ये जो जानवर होते हैं वो जुगाली जो करते हैं वो इसीलिए करते हैं ताकि वो भरपूर्ण पूरे रूप से क्या कर सके, जो सेलुलोज का पाचन कर सके। ठीक है ना। आई बात समझ में? चलिए, तो यहां पर हमने नोट डाउन कर लिया। तो कंप्लीट यहां पर हमने किसकी बात कर ली? हमने सिक्किम वाले रीजन की बात कर ली। ठीक है। चलो बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही हम करेंगे।
ठीक है। तो आज हमने किस किसकी बात करी, हमने स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में चर्चा करी, जिसमें हमने विलाई के बारे में पढ़ा, और हमने उसके जो विलाई के पार्ट का डायग्राम है वो भी हमने समझा, यानी संरचना को देखा कि किस तरह से जो विलाई होती है उसके ऊपर सूक्ष्मांकुर उपस्थित होते हैं जो क्या करते हैं, एब्सॉर्प्शन एरिया को बढ़ाते हैं, उस सतह को बढ़ाते हैं जहाँ पे अवशोषण हो सके। और इन्हीं के मध्य में हमें क्या देखने को मिली, हमें यहाँ पे इंटेस्टाइनल ग्लैंड प्रेजेंट थे, ट्रिप्स ऑफ लिवर कुहन प्रेजेंट थी जो क्या कर रही थी, एंट्रस सक्कस एंटेरिकस का श्रावण कर रही थी। ठीक है, साथ ही साथ क्या थे इसके अंदर, हमें इसके जो ऊपर की सतह थी वहां पे हमें सूक्ष्मांकुर यानी कि माइक्रोविलाई भी दिखाई दिए। ठीक है, उसी के बाद हमने किसकी बात करी, उसके कंप्लीट तीनों रीजन की हमने बात करी। ठीक, हमने ड्यूडेनम पार्ट की बात करी, फिर हमने जेजुनम वाले पार्ट की बात करी जिसको हमने मध्यांतर कहा, और जो इलियम था उसको हमने शुद्धांत्र कहा, और जो ड्यूडेनम था वो हमारा ग्रहणी भाग था। ठीक है, उसके बारे में हमने चर्चा करी, और उसके बाद हमने देखा किसकी बात करी, हमने शुरुआत करी हमारी लार्ज इंटेस्टाइन की यानी कि बड़ी आंत की। ठीक है, सबसे ज्यादा जो एब्सॉर्प्शन होता है वो किस में होता है, हमारी छोटी आंत के अंदर होता है। ठीक है, और उसके बाद जो हमारी बड़ी आंत होती है उसके अंदर क्या होता है, वाटर का एब्सॉर्प्शन होता है, यानी कि जल का अवशोषण किया जाता है। तो अगले लेक्चर में हम इसके आगे वाले भाग की चर्चा करेंगे, और हम पढ़ेंगे किसमें, हम इसके आगे के भाग यानी कि एलिमेंट्री ऑफ या हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, उसके बारे में भी हम अगले ही अध्याय में चर्चा, मतलब अगली क्लास में हम इसकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।